रिप्रोडक्टिव हेल्थ से डरने की क्या है बात, जब स्टडी माफिया है आपके साथ। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इस सुपर फास्ट वन शॉट रिवीजन में। चलो इस चैप्टर को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर पॉपुलेशन कंट्रोल, अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, सर्जिकल ऑप्शंस, एसटीआईज और आखिर में समझेंगे कि इसकी अवेयरनेस सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी है। रेडी हो? लेट्स गो। तो सेक्शन 1, द बेसिक्स। सबसे पहले आइए समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आखिर है क्या और इससे जुड़ी प्रॉब्लम्स और उन्हें सॉल्व करने की स्ट्रैटेजीज क्या हैं। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई बीमारी या कमजोरी ना हो। नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये टोटल वेलबींग है, यानी आप फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली हर तरह से हेल्दी हो। और आपको पता है, इंडिया दुनिया के पहले देशों में से एक था जिसने 1951 में ही नेशनल लेवल पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की थी। बहुत बड़ी बात है ये। टाइम के साथ ही प्रोग्राम्स और भी बेहतर हो गए और अब हम इन्हें जानते हैं RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के नाम से। अच्छा, अगला टॉपिक है एमनियोसेंथीसिस। ये एक मेडिकल टेक्निक है। इसमें क्या होता है, फीटस के आसपास जो फ्लूइड होता है उससे सेल्स निकालकर जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे डाउन सिंड्रोम का पता लगाया जाता है। लेकिन इसका बहुत गलत इस्तेमाल होने लगा, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, मतलब लड़का है या लड़की ये पता करने के लिए, जिससे फीमेल फीटिसाइड बढ़ गया। इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इस टेस्ट पर कानूनी बैन है। ये पॉइंट जरूर याद रखना। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन पर, पॉपुलेशन एंड कंट्रोल। और यहां हम समझेंगे कि आखिर बर्थ कंट्रोल इतना जरूरी क्यों है। इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को जरा नंबर से समझो। साल 1900 पूरी दुनिया की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन। अब फास्ट फॉरवर्ड 100 साल 2000, पॉपुलेशन सीधा 3 गुना हो गई, 6 बिलियन। और कहानी यहां रुकी नहीं। सिर्फ 11 साल बाद 2011 में हम पहुंच गए 7.2 बिलियन पर। इसी रॉकेट स्पीड ग्रोथ को कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और अगर बात करें इंडिया की, तो मई 2011 तक ही हमारी आबादी 1.2 बिलियन को क्रॉस कर चुकी थी। सोचो, इससे हमारे रिसोर्सेज पर कितना प्रेशर पड़ता होगा। तो इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली हो, आसानी से मिल जाए, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, साइड इफेक्ट्स बिल्कुल कम हो और सेक्सुअल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस ना करे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। लीजिए, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के हार्ट पर, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। चलो इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। बैरियर मेथड्स में सबसे कॉमन और पॉपुलर है मेल कॉन्डम। ये एक सिंपल सा फिजिकल बैरियर है जो स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने से रोकता है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? इसका डुअल बेनिफिट, मतलब ये ना सिर्फ प्रेगनेंसी रोकता है बल्कि STIs और HIV जैसे खतरनाक इन्फेक्शन से भी बचाता है। ये इसकी यूनिक क्वालिटी है, इसको नोट कर लो। अगला मेथड है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यानी IUDs। ये छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं जिन्हें एक एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। IUDs 3 टाइप के हैं। पहला, नॉन मेडिकेटेड, जैसे लिपिस लूप, ये स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल्स को बढ़ाता है। दूसरा, कॉपर रिलीजिंग, जैसे कॉपर टी, ये कॉपर रिलीज करके स्पर्म की मोटिलिटी यानी उसकी मूवमेंट को कम कर देता है। और तीसरा, हार्मोन रिलीजिंग, जो यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देता है। सिंपल। अब बात करते हैं एक ऐसी ओरल पिल की जो इंडिया में ही डेवलप हुई है, सहेली। ये नॉन स्टेरॉइडल है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं और सबसे अच्छी बात, ये एक वंस वीक पिल है, बहुत कन्वीनियंट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ, सर्जिकल मेथड्स और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP। स्टेरिलाइजेशन के 2 तरीके हैं। मेल्स में होता है वेसेक्टमी, जिसमें वास डेफरेंस यानी स्पर्म डक्ट को काट के टाई कर देते हैं, और फीमेल्स में होती है ट्यूबेक्टमी, जिसमें फलोपियन ट्यूब को काट कर टाई कर देते हैं। और हाँ, याद रखो, इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर होती है। ट्यूबेक्टमी में होता क्या है? फलोपियन ट्यूब का एक छोटा सा हिस्सा या तो निकाल देते हैं या उसको बांध देते हैं। इससे एग का रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है, तो स्पर्म उस तक पहुंच ही नहीं पाता। MTP का मतलब है फुल टर्म से पहले जानबूझकर यानी वॉलंटैरिली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। इसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। इंडिया में ये 1971 से लीगल है, लेकिन कुछ सख्त शर्तों के साथ। अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक की है तो MTP के लिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन जरूरी होता है।
लेकिन अगर प्रेगनेंसी 12 से 24 हफ्तों के बीच की है तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसे केस में कानून के हिसाब से 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की सलाह जरूरी होती है। ये बॉडी में इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, STIs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इसका एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। कुछ कॉमन STIs हैं गोनोरिया, सिफिलिस और जेनिटल हर्पीज, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस हैं हेपेटाइटिस बी और ऑफ कोर्स HIV, जिससे एड्स होता है। तो इन सब टॉपिक्स को समझने के बाद चलो अब इसकी बिगर पिक्चर देखते हैं कि इस सारी नॉलेज का हमारी सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है। तो सवाल ये उठता है, क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अवेयरनेस से एक सोशली हेल्थी सोसाइटी बनती है? और जवाब है एब्सोल्युटली यस। जब लोगों के पास सही जानकारी होती है तो वो बेहतर डिसीजंस लेते हैं, और इससे ना सिर्फ उनकी अपनी हेल्थ अच्छी रहती है बल्कि एक स्टेबल और रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी की नींव भी रखी जाती है। इस पर जरूर सोचना। बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना।